नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम इस समय जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो इतिहास टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं। इतिहास में हमने अभी तक जो पढ़ा है तो वो बेसिक इतिहास को हमने अभी पढ़ा है और बेसिक इतिहास में हमने जो पढ़ा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था और आज जो हम जो पढ़ने वाले हैं तो वो हमारा स्टोन एज प्रारंभ हो चुका है। टॉपिक में से स्टोन एज को हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं और स्टोन एज को हमने देखा था कि स्टोन एज को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया था। अर्थात पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक जो है आपका नवपाषाण काल, 3 कालखंडों में। और अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी इसके पहले जो टॉपिक जो 7वां लेक्चर था इतिहास टॉपिक का, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसमें हमने जो जो पढ़ रहे हैं वो पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पूरा पाषाण काल को जो पढ़ रहे हैं तो पूरा पाषाण काल आप जानते हैं कि एक लंबा काल रहा है। ये आपका शुरू हुआ है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। तो एक लंबा कालखंड रहा है, अर्थात 4 लाख वर्षों का इतिहास रहा है। तो इतने लंबे इतिहास में ऐसा नहीं था कि मानव के स्वभाव में, मानव की तकनीकी में, मानव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ था। जब इतना लंबा समय काल मानव ने व्यतीत किया है तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल परिवर्तन से अनभिज्ञ रहा है, परिवर्तन उसमें हुए ही नहीं, परिवर्तन हुए थे। इन्हीं परिवर्तनों को आधार बनाकर तो जो पूरा पाषाण काल है इसको वार्टेट महोदय ने इसको जो है आपको 3 कालखंडों में बांट दिया। इसके पहले हमने देखा था, ठीक है, 3 कालखंडों में, ताकि हमें अध्ययन में और परिवर्तनों को समझने में सुविधा हो। तो लॉर्टेट महोदय ने इसको जो है 3 कालखंडों में बांटा। ये 3 कालखंड जो थे कौन कौन से थे, तो हमने देखा था पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर है आपका मध्य पूरा पाषाण काल और फिर तीसरा है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। जो अभी तक हमने जो पढ़ा, निम्न पूरा पाषाण काल को ही पूर्व पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो मध्य पूरा पाषाण काल, फिर हम पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। इस क्रम पढ़ने के दौरान हम जो है अभी तीनों टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल का, ये 20 मिनट का टॉपिक है, ये 20 से 25 मिनट का। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि पहले बेसिक समझ जो आपकी है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को हम वो पहले समझ लें। उसके बाद फिर हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ में आ जाएगा। पढ़ने को तो आप चौपर चौपिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन चौपर चौपिंग को क्या थे, कैसे उपकरण थे और क्यों चौपर चौपिंग का डेवलप हुआ, मनुष्य ने क्यों नहीं स्टार्टिंग में छोटे हथियार बना लिए, ये सब चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। क्योंकि इतिहास हमने पहले ही कहा है, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, इतिहास है विश्लेषण घटनाओं का। तो हम सबसे पहले चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका शॉर्टकट पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि तीनों में जो परिवर्तन हुए हैं तीनों काल में, पूरा पाषाण काल में, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो जो हम तुलनात्मक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ के आपके प्री से भी क्वेश्चन हो जाएंगे और मेंस में जो इतिहास में आते हैं क्वेश्चन पूरा पाषाण काल रिलेटेड, वो भी आप अच्छे से टैकल कर जाएंगे, ठीक है। चूँकि हमारा अभी फोकस जो पढ़ने के दौरान वो प्री पे ही है, तो हम जो है फैक्ट को लेके चलेंगे, फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हम ध्यान देंगे कि उसके साथ कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर रहे, फैक्ट उतना ही जितना ज़रूरत हो, ठीक। आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का जो टॉपिक हमने कहा कि हमने निम्न पूरा पाषाण काल इसके पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरा पाषाण काल युग जो था वो, उसमें किसका प्रभाव था, हिम युग का प्रभाव था, जिसमें से 3 कालखंडों में पूरा पाषाण काल था। वो निम्न पूरा पाषाण काल में भी हमने देखा था हिम युग का प्रभाव था, ठीक। जबकि मध्य पूरा पाषाण काल तक आते आते हिम युग का प्रभाव आपका कम होने लगा था। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से समाप्त हो, वो तो समाप्त होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल में, अर्थात पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में जाके समाप्त होता है। मध्य पूरा पाषाण काल में आपके आकर हिमयुग का प्रभाव कम होने लगता है। हिमयुग के प्रभाव कम होने से तात्पर्य क्या था कि अर्थात जो बर्फ की चादरें शीतोष्ण कटिबंधों में थी तो वो क्या हो गई, अब धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ हो गई, ठीक है। जब बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो मैदान खाली होगा वहाँ पे क्या होंगी, छोटी छोटी घासें जो है डेवलप हो जाए, घास के मैदानों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो चाहे वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो।
सभी जगह आपके क्या होंगे, घास के मैदान डेवलप होंगे। तो उच्च पुरापाषाण काल में क्या था, सॉरी निम्न पुरापाषाण काल में क्या था कि जो हिमयुग के प्रभाव के कारण बड़े बड़े जीवों का आगमन हुआ था। जैसे आप मेमथ देखेंगे जो हाथी से भी बड़ा था, इतने बड़े बड़े जीव होते थे और उन जीवों का शिकार किया जाता था। शिकार करने के बाद जो समस्या होती थी कि प्रिजर्व करके रखने की कोई सुविधा नहीं थी मानव के पास उस समय, निम्न पुरापाषाण काल तक। और चूंकि छोटे जीवों का आगमन नहीं होता, छोटे जीवों को चाहिए थे घास फूस, जैसे हिरन को चाहिए, खरगोश को चाहिए या अन्य चीज़ों को चाहिए। मनुष्य को मजबूरी में जो था बड़े जीवों को शिकार करना पड़ता था। और बड़े जीवों के साथ शिकार करने के साथ समस्या क्या थी, शिकार करने जाते थे खुद ही शिकार हो जाते थे कई बार। तो काफ़ी रिस्की टास्क था निम्न पुरापाषाण काल में। जबकि मध्य पुरापाषाण काल में आके हम देखते हैं हिमयुग का प्रभाव कम होने लगा था। तो जो घास के मैदान थे वो डेवलप होना प्रारंभ हो गए मध्य पुरापाषाण काल में आते आते। तो घास के मैदान डेवलप होंगे तो उसको खाने वाले छोटे छोटे जो पशु वर्ग था वो भी डेवलप होने लगा था। तो पशु वर्ग जब डेवलप होने लगा तो मानव के पास अब छोटे जीवों का प्रचुरता हो गई। अब वो मानव जो था छोटे जीवों का शिकार कर सकता था। छोटे जीवों का शिकार करने के लिए जरूरी था कि उपकरण थोड़े हल्के हों, क्योंकि छोटे जीव जो है नज़दीक जाके आप उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। एक हाथी को आप नज़दीक से जाके मार सकते हैं क्योंकि उसको दौड़ने में समस्या हो, लेकिन हिरन को नज़दीक में जाएंगे तब तो वो आपसे काफ़ी दूर निकल जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी थे कि भाई मध्य पाषाण काल में उपकरण ऐसे हों जो निम्न पुरापाषाण के जो चापर चॉपिंग टाइप के उपकरण थे, जो बड़े बड़े उपकरण होते थे, भारी भारी उपकरण होते थे, 3-3, 4-4 केजी के होते थे, उसकी जगह पे हल्के उपकरण हों। और हल्के उपकरणों से क्या होता है, मनुष्य की गतिशीलता अर्थात वो बहुत दूरी तक जा सकता था, उन उपकरणों को लेकर आसानी से वहन कर सकता था। और साथ में ही वो क्या कर सकता था, शिकार को आसानी से कर सकता था, लंबी दूरी तक उसको फेंक के मार भी सकता था, जानवरों के शिकार को कर सकता था। इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल में देखेंगे हम, चूंकि हिमयुग का प्रभाव कम हो रहा था, घास के मैदान और छोटे जीवों का आगमन हुआ था, तो इस काल में आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे जीवों का आगमन जो है प्रारंभ हो गया। कहाँ पे, मध्य पुरापाषाण काल में। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो एच.डी. संकालिया महोदय को दिया जाता है। एच.डी. संकालिया, इनका पूरा नाम था हंसमुख धीरज लाल संकालिया। ये भारतीय पुरातत्वविद थे। इन्होंने क्या किया, 1956 के में महाराष्ट्र में जो प्रवरा नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रवरा पूर्णा। तो ये प्रवरा नदी के तट पर नेवासा नामक एक स्थल है, वहीं पे इन्होंने जो था सबसे पहले मध्य पुरापाषाण कालीन जो उपकरण हैं या जितनी भी विशेषताएं आप मध्य पुरापाषाण काल में पढ़ेंगे, सारी की सारी उनकी विशेषताएं नेवासा नामक स्थान पे मिली। इस कारण इन्होंने जो था मध्य पुरापाषाण काल की ये नेवासा नामक स्थल के नाम पर ही इस काल को नेवासाई चरण कह दिया, नेवासाई संस्कृति की संज्ञा दे दी एच.डी. संकालिया महोदय ने। क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में जो पहले खोज की गई अर्थात मध्य पुरापाषाण कालीन जो सारी विशेषताएं थी वो कहाँ पे मिली हैं, तो एच.डी. संकालिया द्वारा खोजी गई नेवासा पे। और मध्य पुरापाषाण को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है, नामकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, वो एच.डी. संकालिया महोदय को दिया जाता है। पूरा नाम ध्यान रखिएगा, हंसमुख धीरज लाल संकालिया, भारतीय पुरातत्वविद थे। और कहाँ पे खोजा इन्होंने, नेवासा। कहाँ पे है, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। यहाँ पे इन्होंने सल्क उपकरणों की खोज की। सल्क उपकरण क्या होते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सल्क क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, ठीक है, सेम एक ही चीजें होती हैं। और जो उपकरण इन्होंने नेवासा में खोजे और इसी आधार पे इन्होंने कहा कि ये जो काल है, ठीक, इसको क्या इन्होंने नाम दिया, मध्य पुरापाषाण काल की संज्ञा दी, ठीक। और चूंकि नेवासा में ही इस काल की सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं, अर्थात इस काल की सभी विशेषताएं एक ही स्थल अर्थात नेवासा से ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस काल को इन्होंने नेवासाई चरण की संज्ञा दी, ठीक। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, आप पूछ देगा कि नेवासा किस काल का स्थल है, तो नेवासा याद रखिएगा मध्य पुरापाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट। मध्य पुरापाषाण काल में कोई भी स्थल याद रहे या न रहे, आपको ध्यान में रखना होगा कि नेवासा से क्या हुआ, सारी मध्य पुरापाषाण कालीन विशेषताएं मिली है। किसने खोजा है, एच.डी. संकालिया महोदय ने। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। प्रीलिम्स में जो बनेंगे आपके यही क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट लेवल पे आप समझ रहे हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि अब जो है हिमयुग का प्रभाव समाप्त है,
मतलब समाप्त होने लगा है, तो छोटे जीवों का आगमन, इसलिए छोटे औजारों का प्रयोग। ठीक। इस काल में जो मानव था, मानव की बात कीजिए तो वो कौन सा मानव है? निएंडरथल मानव माना जाता है कि इस काल में जो था निएंडरथल मानव जो का आगमन हो गया था। निएंडरथल नाम आप जानते हैं क्यों पड़ा था? जो जर्मनी में निएंडर नदी घाटी है, सबसे पहले इस मानव के अवशेष वहीं पे प्राप्त हुए, इसलिए इस मानव को निएंडरथल मानव कहा जाता है। और ये आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है उसके पहले का है। ठीक है। तो जब मानव के विकास को हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था। तो इस काल में मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन से मानव का आगमन हो चुका था पृथ्वी पे? तो आप देखेंगे भारत में तो निएंडरथल मानव का आगमन हो चुका था। इस काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, या इस काल को कहा जाता है फलक संस्कृति। ये फलक संस्कृति क्या होती है? देखिए, जो उसके पहले हमने पढ़ा था निम्न पुरापाषाण काल, वहां पे हमने जो निम्न पुरापाषाण काल था उसको हम क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे कोर संस्कृति, और इसको कह रहे हैं फलक संस्कृति। आप यहाँ पहले पे देखिएगा, ये जो पेबुल है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है पेबुल, ये छोटे आकार के हैं, इनको थोड़े बड़े आकार में कर लीजिए। इनको क्या कीजिए, उठा के पटक दीजिए, या एक पेबुल को दूसरे पे पटकिए। इसके जो किनारे किनारे के भाग अलग होंगे। जैसे आप उठा के किसी पत्थर को पटकते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है आपके बाहर हो जाते हैं। जैसे इसको उठा के इस पे पटकेंगे तो इसके किनारे का ये हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा, ये हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा। ये जो किनारे के ये जो छोटे छोटे ये जो टुकड़े या सल्क अलग हुए, इन्हीं को ही कहा जाता है फलक। या आप कभी गाटर पटिया की दुकान जो होती है तो वहाँ पे देखेंगे जो पटिया जो होती है जिसको घरों की छतों में लगाया जाता है। अब तो वर्तमान समय में लिंटर होने लगा, पहले जो था पटिया लगाया जाता था घरों में, वो गाटर रख के उसके ऊपर पटिया रखा जाता था। पत्थर के जो बड़े बड़े होते थे, गांव में पटिया कहा जाता है उसको। तो उसके किनारे को जो छाटा जाता था, तो उसके जो किनारा होता था जिसको छाट के उसको समान रूप या इस रूप में लाया जाता था ना, वो जो गांव में जिसको पटिया बोलते हैं, तो इसके किनारे को जो छाटा जाता है, जो किनारे किनारे जो सल्क होते थे उन्हीं को कहा जाता है फलक। ठीक। या तो आपके घर में जो चारा बालने की मशीन होती है, ठीक है, उसको उसकी जो दांत होते हैं उसको जो काटता है चारे को, उसको जो है काटने के लिए जो पत्थर से पहले घिसाई की जाती थी उसको उसकी धार को तेज करने के लिए, तो वो जो पत्थर होता है तो उसको भी सल्क कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पेबुल है, ये पेबुल है। पेबुल को क्या किया, पेबुल से तात्पर्य ये जो है पत्थर के टुकड़े जो नदियों के किनारे जो है घिस के आ जाते हैं। नदियों के जो बहाव होता है तो नदी बहाव के साथ पत्थरों से मतलब पहाड़ों से निकलती है, अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को लेके, ये चट्टान आपस में लड़ते घिसते हुए जब नदी की मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वो इन पत्थरों को, चूंकि अब इसका ढाल उतना तीव्र नहीं होता तो इनको अधिक दूर तक नहीं ले जा पाती है, तो किनारे पर ही इनका निक्षेप कर देती है, अर्थात रख देती है। और ये जो उपकरण होते हैं, ये जो घिसे हुए, इन्हीं को कहा जाता है पेबुल, जो पीछे स्लाइड में हमने देखा। तो इन्हीं पेबुलों को यदि तोड़ा जाए तो इसका जो बीच का हिस्सा बचेगा, जैसे ये बीच का हिस्सा बचेगा, जब उठा के पटका गया इसको, तो जो इसके किनारे किनारे के टुकड़े थे, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया किनारे का टुकड़ा, ये किनारे का टुकड़ा अलग हो गया। इसी को कहा गया, ये जो किनारे के टुकड़े बीच अलग हो गए, इसको कहा गया फलक। और जो बीच का हिस्सा बन गया था, बच जाता था भारी हिस्सा, उसको कहते हैं कोर। जैसे कोर हमने पढ़ा था कहाँ पे, वो निम्न पुरापाषाण काल में, जो निम्न पुरापाषाण काल का काल था उसको क्या कहा जाता था, कोर संस्कृति कही जाती थी। और यहाँ पे क्या है, फलक। चूंकि कोर भारी होता था, बीच का हिस्सा होता था, तो वहाँ पे उपकरण जो निम्न पुरापाषाण काल में बन रहे थे वो भारी थे। और ये फलक अर्थात किनारे का हिस्सा जो छोटा छोटा और अधिक धारदार है, हल्का है, तो इसको इस काल में उपकरण कैसे होंगे, फलक, अर्थात हल्के उपकरण होंगे। ठीक है। वहाँ पे आपने चापर चॉपिंग को इमेज में देखा था, काफ़ी बड़े बड़े थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो उपकरण मिलेंगे आपको वो हल्के मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये जो पहले हमने कहा हिमयुग के प्रभाव का कम होना, ठीक है, छोटे जीवों का आगमन का शिकार करने के लिए। और समय के साथ मानव ने अपनी टेक्निक भी डेवलप की थी, छोटे छोटे उपकरणों का डेवलपमेंट करके। देखिए, जैसे ये एक पत्थर है, ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं इसके सल्क जो अलग हुए हैं, ये छोटे छोटे, ये तो इसी को ही कहा गया है फलक। यहाँ पे भी देखिए, ये जो टुकड़ा इसका पत्थर से, ये जो पत्थर है इससे जो टूट के अलग हुआ है ये टुकड़ा, इसको कहते हैं फलक। ठीक।
तो इन फलक देखिए हल्के हैं, इनको चाहे आप रगड़ के घिस के एक धारदार एक तेज औजार बना सकते हैं, जबकि निम्न पुरापाषाण काल में जो चॉपर चॉपिंग थे उनके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये देखिए ये सारे के सारे आपके फलक के उदाहरण हैं। देखिए पत्थरों के किनारे के टुकड़े हैं, अलग अलग से हल्के हैं, ठीक है, और इनको कोई भी शेप आराम से दिया जा सकता है, इनको धारदार बनाया जा सकता है किनारे किनारे भाग को आसानी से रगड़ के, ठीक है। तो ये सारे के सारे फलक, आई होप आप फलक समझ गए होंगे। और निम्न पुरापाषाण काल में फलकों का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ, ये भी आप समझ गए होंगे। सॉरी, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल में कह रहे हैं कि फलकों का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ। आइए देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो काल है वो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो कैसा है, मध्य पुरापाषाण काल का काल है, ठीक है। ठीक, आपने उसके पहले देखा था जो निम्न पुरापाषाण का काल 5 लाख से लेकर 50,000 तक, 50,000 से लेकर 40,000 तक का काल किसका है, मध्य पुरापाषाण काल का। इस काल में जो उपकरण है, औजारों की बात की जाए, मनुष्य इस काल में कौन कौन से उपकरण, चूंकि फलक से बन रहे थे उपकरण, लेकिन हर उपकरण के अपने अलग अलग कार्य होते थे। कोई शिकार करने में काम होता था, कोई जो था जानवरों की खाल को निकालने में, ठीक है, कोई जो है दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए उपकरण बनाए जाते थे। तो जो फलक से उपकरण बने वो कई प्रकार के बने। तो उन्हीं उपकरणों के प्रकारों को हम देखते हैं। देखिए खुरचनी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्क्रैपर, SCRAPER, ठीक है, स्क्रैपर। अभी हम उपकरणों को सब देखेंगे ना, तो उसके लिए परेशान है। स्क्रैपर क्या है, ब्लेड की तरह होता था, ठीक, ब्लेड की तरह। इसका केवल एक किनारा जो है धारदार होता था, खुरचने का काम करता था, अर्थात निकालने का काम होता था। आज देखते थे मछलियों को जो निकालते हैं रगड़ रगड़ के, उसके सल्क को, जो मछली होती है ऐसे उसके ऊपर सल्क होते हैं ना ऐसे, तो इस सल्कों को जो निकालने के लिए आप देखते हैं ना लोहे का प्रयोग, लोहे का होता है, रगड़ते हैं और सारा का सारा उसका सल्क निकल जाता है। तो वैसे पत्थर के सल्क होते थे उस समय, जिसके थ्रू रगड़ के जानवरों की खालें जो है निकाल दी जाती थी, ठीक है, या पेड़ों की खालें जो है निकाली जाती थी, जो चमड़े थे उनको निकाल दिए जाते, ये खुरचनी कहा जाता था उसको, या स्क्रैपर कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए बेधनी क्या होती है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे ना। तो बेधनी क्या होती है, इसका एक किनारा एकदम नुकीला होता था इस प्रकार का, जैसे आप वर्तमान में सुई या सूजा जो देखते हैं वो आपका बेधनी का काम करता था। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को छेदने में, ठीक है, चाहे वो हड्डियों को छेदने में, चाहे अन्य किसी भी चीज़ को या जानवरों को छेदने में, इसका प्रयोग किया जाता था। बेधनी का एकदम नुकीला हिस्सा होता था इस प्रकार का, इसका प्रयोग किया जाता था। बेधनी, जिसको इंग्लिश में पॉइंट का, इसका सिरा घिसाई करके क्या क्या कर दिया जाता था, पत्थर का जो फलक के उपकरण थे उसको घिसाई करके नुकीला बना दिया जाता था, और इसको क्या कहा जाता था, बेधनी, अर्थात बेधने का काम करता था, छेदने का काम करता था किसी भी चीज़ को। जैसे तीर जो होती है आदमी को इस पार से उस पार निकल जाती है, तो वैसे जानवरों को जो है शिकार करने में भी काम करता था, और उन किसी भी चीज़ को छेदने में भी ये लोग कार्य करते थे, या उसको बेधने का कार्य करते थे। किसके द्वारा, बेधनी के द्वारा, पॉइंट के द्वारा। फिर आता है ब्यूरिन या तक्षणी, जिसको कहा जाता है। ये ब्लेड की तरह की आकृति होती है, अर्थात इसके दोनों किनारे जो थे आपके तक्षणी के, वो क्या कैसे होते थे, नुकीले होते थे, और इससे मुलायम पत्थरों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये सारे के सारे उपकरण हम इमेज के थ्रू देखेंगे अभी। तो आप खुरचनी देख लीजिएगा, जानवरों की खालों को खुरचने के लिए ये प्रयोग में किया जाता है। बेधनी क्या होता है, सुई या सूजी की तरह होता था, इसका प्रयोग जानवरों की खालों को छेदने के लिए या भाले के रूप में किसी को, जानवरों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तक्षणी क्या होता था, इसके दोनों किनारे जो थे जैसे ब्लेड होता है वर्तमान समय में, दोनों किनारे उसके क्या होते हैं, धारदार होते थे। इसके भी दोनों किनारे धारदार होते थे, और ये मुलायम पत्थरों या हड्डियों और गुफाओं की दीवारों पर जो था नक्काशी करने के लिए इसका प्रयोग, तक्षणी का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो हो गए, ये पत्थर की बात की जा रही थी, ठीक है, मतलब उपकरणों की बात की जा रही थी जो फलक से बनाए गए। और दूसरा बात की जा रही है कि उपकरणों को जो पत्थर का प्रयोग किया गया, इस काल में किस पत्थर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, कौन से पत्थर जो है ज़्यादा प्रयोग में लाए गए। तो आप देखते हैं कि इस काल में औजार बनाने में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो आप देखेंगे क्वार्टजाइट पत्थर जो है, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसमें थे
क्वार्टजाइट पत्थर का तो प्रयोग आप देखते हैं कि सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में, तो इस काल में भी क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता रहा, लेकिन क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग जो था इस काल में उतना अधिक नहीं हुआ जितना कि जैस्पर का हुआ, चर्ट का हुआ या फ्लिंट का हुआ। देखिए पत्थर को हम देख लेंगे अभी। तो जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग करने होने लगा और क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग जो था अब कम होने लगा। ये जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट के जो उपकरण थे, अभी वर्तमान समय में बहुत सारी मोतियों वोतियों में इनको बनाने में, आप अंगूठियों में इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मानव को ये बहुत प्रीसियस आपके पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वार्टजाइट पत्थर थे वो उतने भद्दे थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जबकि आपके जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे उपकरण थे ये अधिक चमकीले थे। ठीक, इनमें ज़्यादा चमक थी। ये उसकी तुलना में निम्न पुरा पाषाण काल के जो क्वार्टजाइट के पत्थर थे से जो उपकरण बने थे उनकी तुलना में अधिक चमकदार, अधिक सुंदर देखने में लगते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वार्टजाइट, आपने नदियों के किनारे ऐसे पत्थरों को देखा होगा, ये क्वार्टजाइट पत्थर है। ठीक है, देखिए इसकी आकृति देखिए कैसा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसको देखिए, ये आपका है जैस्पर पत्थर, देखिए लाल पत्थर की तरह है। आप देखेंगे जैस्पर की आपकी अंगूठी भी आती है, काफ़ी महंगी आती है। ठीक है, इसी पत्थर का प्रयोग करके, ये जैस्पर है। ये आपकी चर्ट पत्थर है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर पत्थर है। तो इनसे जो उपकरण बनते थे अधिक सुंदर थे। ठीक है, क्वार्टजाइट निम्न पुरा पाषाण काल के पत्थरों की औजारों की तुलना में, ठीक है, ज़्यादा सुंदर थे ये आपके फ्लिंट है, देखिए। ठीक, तो ये आपके पत्थर के उपकरण हो गए ना। जिन पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया गया वो किन किन पत्थरों को, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग निम्न पुरा पाषाण काल में जो हो रहा था इसका भी प्रयोग इस काल में होता रहा। साथ में ही जैस्पर जो प्रमुख रूप से आया, जैस्पर हो गए, चर्ट हो गया, फिर आपका फ्लिंट, ये तीन पत्थर जो है निकल के आए। आप पत्थरों को देख लीजिए, और ये जो था निम्न पुरा पाषाण काल के पत्थरों की तुलना में अधिक चमकदार थे। अब देखिए जो पत्थरों से उपकरण बने थे, ये स्क्रैपर है अर्थात खुरचनी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये स्क्रैपर है। इससे क्या कहता है, जानवरों की खाल या पेड़ों को की खाल को खरीदने के लिए, खुरचने के लिए प्रयोग में किया जाता था। जैसे वर्तमान समय में मछलियों की सल्क को हटाने के लिए जो मछुआरे होते हैं या जो मछली काटते हैं उनको देखते हैं, वो सब चीज़ें प्रयोग में करते हैं। तो वैसे ही ये होते थे स्क्रैपर, जानवरों की खालों को निकालते, यहाँ से ऐसे पकड़ के पीछे से इसको जानवरों के नुकीले हिस्से से खालों को काट के निकाल दिया जाता था खुरच के। ये सब आपके कैसे हैं, स्क्रैपर है। ठीक, ये भी आपका स्क्रैपर है। ये देखिए खुरदरा हिस्सा है ना, जैसे आप घर में कभी मछलियों को घर पे यदि रगड़ा होगा तो आप पत्थर पे धारदार या वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जो पत्थर होता है उस पे रगड़ा जाता है, ठीक, ताकि उसके सल्क जो है आसानी से निकल जाए। तो वैसे ही ये पत्थर है, आप देखिए ये उबड़ खाबड़ है, तो इससे रगड़ के जो होता है उसके खालों को जो है साफ कर दिया जाता था। और ये है आपका पॉइंट अर्थात बेधनी, देखिए नुकीला हिस्सा है ना सुई की तरह। ठीक, ये देखिए नुकीला हिस्सा है, ये जानवरों की को बेधने में, ठीक है, उनका शिकार करने में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया था। किसका, बेधनी का, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉइंट। देखिए सूजी की तरह है ना नुकीला। ठीक, फिर ये आपका है, ये हो गया ना बेधनी हो गया। फिर आपका ब्यूरिन अर्थात तक्षणी आ गई। ठीक, ये रही आपकी तक्षणी। तक्षणी क्या होता है, इसके देखिए इधर भी धार है, इधर भी धार है। ठीक, तो ये जो पत्थर की गुफाओं पर नक्काशी करने के लिए, हड्डियों पर नक्काशी करने के लिए रगड़ रगड़ के इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए दोनों तरफ धार हैं इसके, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो यहाँ से इसका प्रयोग किया जाता था। हड्डी हो गए या पत्थर के उपकरण, जैसे भीमबेटका गुफाओं में जो देखेंगे आपकी नक्काशियाँ की गई, तो उसमें जो नक्काशियाँ की जाती थी उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका, ब्यूरिन का, जिसे तक्षणी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने तीनों को देख लिया। सबसे पहले आपने स्क्रैपर को देखा जो खुरचने का काम करता था जानवरों की खालों को। दूसरा आपने देखा पॉइंट पेदनी को देखा। तीसरा आपने देखा ब्यूरिन को देखा, जिसे तक्षणी कहा जाता था। इसका उपयोग भी आपने देख लिया कि उपयोग कैसे होता था।
हड्डियों पर या पत्थरों की दीवारों पर जो मुलायम पत्थर थे उन पर नक्काशी करने के लिए। अब देखते हैं मध्य पूरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थल क्या थे। ठीक, प्रमुख स्थलों की बात किया जाए तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे नहीं, पहले तो केरल और गंगा घाटी। हमने कहा कि जो पूरा पाषाणकालीन मानव था उसने मैदानी भागों में बसना प्रिफर नहीं किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में समस्या क्या थी कि पत्थर के उपकरण उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। अब पत्थर के उपकरण कहाँ पे उपलब्ध होते हैं? या तो नदी घाटियों में जो पर्वतों के पास से निकलती थी वहां पे उपलब्ध हो पाते, या पठारी क्षेत्रों में उपलब्ध हो पाते। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत वाले क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में जिन क्षेत्रों में पठार थे, चाहे वो मिर्जापुर हो, ठीक है, विंध्याचल पर्वत का वहाँ पे पठार या पहाड़ हो, वहाँ आपको देखने को, राजस्थान में आपको जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मानव को पत्थर के उपकरण चाहिए थे, क्योंकि जीविकोपार्जन के उनके पास दो साधन थे, या तो खाद्य संग्रह करें या शिकार करें। तो खाद्य संग्रह का तो हो जाता था, लेकिन शिकार जो था उसके लिए उनको चाहिए थे उपकरण, और खाद्य संग्रह इतनी बड़ी मात्रा में वो नहीं कर पाते थे कि उनका जीवन जो है आसानी से चल पाए, डेली के उनका जो है भोजन का कार्य जो है संपन्न हो पाए। तो उनको चाहिए थे पत्थर के उपकरण और स्वयं से सुरक्षा, मतलब स्वयं की सुरक्षा जानवरों से हो, उसके लिए भी उनको औजारों की जरूरत होती थी। इसलिए उन्होंने ऐसे औजारों को चुना, ऐसी जगहों को चुना जहां पे उनको पत्थर के औजार आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए केरल और गंगा घाटी को छोड़कर लगभग पूरे भारत में आपको मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि मध्य पूरा पाषाण काल में बात की जाए स्थलों की, कहाँ कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चंदौली को। ठीक है, चंदौली हो गई, चकिया, चंदौली में चकिया स्थान है वहाँ पे। ठीक है, दूसरे स्थान पे आप देखेंगे सिंगरौली, ये मिर्जापुर, ठीक, सोनभद्र वाला क्षेत्र। फिर आपकी यहीं पे आपकी बहती है बेलन नदी घाटी, यहीं पे तीनों, बेलन नदी घाटी में आपका सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है उसका चकिया वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपके मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जो ध्यान में, चूंकि यूपी स्पेशल में आपका ये पूछा जा सकता है कि भैया मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों को पता है, तो आप चंदौली बता सकते हैं और सिंगरौली बेसिन बता सकते हैं, जो बेलन नदी घाटी जो सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक, मिलनी सोनभद्र वाले क्षेत्र में। ठीक, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, वहाँ पे आपका देख लेंगे सिंगरौली बेसिन। ठीक है, ये दो जगह है, सिंगरौली याद रखिएगा, एक आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में भी, एक उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश वाली की बात की जा रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा याद रखेंगे? चंदौली को याद रखिएगा और सिंगरौली बेसिन को याद रखिएगा। बाकी राजस्थान में आपको ध्यान में नहीं, याद रखिएगा थार की जो सीमा अर्थात जो लगी हुई है अरावली पर्वत के साथ सीमा, वहीं पे आपको देखने को मिला लूनी नदी की घाटी, लूनी नदी के पास में। ठीक, महाराष्ट्र में आपका प्रवरा और गोदावरी नदियों के पास में जो नेवासा नामक स्थल है वहीं पे देखने को मिला था। अगर पूरे प्रमुख स्थलों में बात की जाए कि आपको याद रखने में यदि समस्या हो रही तो एकमात्र स्थल यदि आपको ध्यान में रखना तो नेवासा को याद रखिएगा, जिसको एच.डी. संकालिया ने 1956 में खोजा था। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, यहीं पे पूरे मध्य पूरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो एकमात्र स्थल यदि ध्यान में रखना हो तो केवल नेवासा को याद रखिएगा, और यूपी यदि आप दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो चंदौली और सिंगरौली को याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए मैप में देख लीजिए यही क्षेत्र। तो ये जो थार क्षेत्र है अरावली पर्वत वाला, ये भारत का मैप है। तो भारत के मैप में देखिए ये जो राजस्थान वाला बेल्ट है, ये राजस्थान है आपका। राजस्थान में जो थार वाला क्षेत्र है, जो अरावली पर्वत के साथ सीमा लगा, यहीं से लूनी नदी जो निकलती है, लूनी नदी वाले क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल। यूपी में आपकी बेलन नदी घाटी में स्थित सिंगरौली हो गई। ठीक है, फिर चकिया हो गया। ठीक है, बेलन नदी घाटी हो गई, सिंगरौली हो गया और चकिया हो गया। ये तीन स्थल जो है आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल पूरे मध्य पूरा पाषाण काल का आपका है नेवासा। और यहाँ तक हमने स्थलों को देख लिया। स्थलों में आपको हमने कहा कि याद रखना हो तो केवल नेवासा को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है नेवासा, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? एच.डी. संकालिया ने, जो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए पाषाण काल से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं प्राइमरी एग्जाम में, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो है क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं पाषाण काल से। तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, हाँ चीज़ों के आप समझे रहेंगे तो याद करने में आपको समस्याएं नहीं होंगी।
इसलिए मैप के थ्रू आप चीज़ों को याद रखिए। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र ऐसे फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपके निवासा नामक स्थान पे जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, यहीं पे आपके मध्यपुरा पाषाण काल को मिले हैं। और यूपी में यहाँ पर रखेंगे बेलन, सिंगरौली और चकिया। ठीक। और यदि मध्यपुरा पाषाण काल के जीवन की बात की जाए तो हमने पहले भी कहा कि जीवन में निम्न पुरा पाषाण की तुलना में इनका जीवन थोड़ा सरल था, क्योंकि हिमयुग का प्रभाव समाप्त हो रहा था, तो जलवायु धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो रही थी, अब बर्फ की चादरें पिघलना प्रारंभ हो रही थी। ठीक है। तो इस काल में जो था, शिकार के लिए जो उपलब्धता थी छोटे जीवों की वो अधिक बढ़ गई थी, तो शिकार यहाँ पे आसानी से हो जा रहा था। बाकी सारी विशेषताएं आपको निम्न पुरा पाषाण काल में जो हमने जीवन में पढ़ी थी कि भाई मानव को आग का ज्ञान था, लेकिन वो आग का उपयोग नहीं जानता। इसका मतलब क्या था कि जंगलों में वो आगों को लगते हुए देखता था, या पत्थरों के हवाओं के चलने से, पत्थरों के घिसने से आगे लग जाती थी, ये चीज़ों को देख रहा था, लेकिन आग का उपयोग वो नहीं कर पा रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कैसे आग उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो उपयोग नहीं जानता था। और ये उपयोग कब जानता है, वो नवपाषाण काल में जानेगा। ये क्वेश्चन बने हुए हैं पीसीएस में। तो आग नहीं जानता था। पशुपालन अभी तक नहीं परिचित है, क्योंकि अभी तो छोटे जीवों का आगमन ही हुआ है, तो पशुपालन नहीं जानता था। जीवन कैसा था इनका, खाना बदोश था। ठीक है। खेती नहीं जानता था मानव। ठीक। और फिर जीवन कैसा था, वही आखेट और खाद्य संग्राहक। ठीक। खाना बदोश टाइप का जीवन था, आखेट और खाद्य संग्रह, सारी विशेषताएं वही हैं। बस यहाँ पे एक परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, हिमयुग का प्रभाव आपका कम होने लगा है। और दूसरा क्या है, पत्थर के जो उपकरण थे वो थोड़े छोटे प्रकृति अर्थात फलक के बनने लगे हैं, और वो अधिक धारदार, अधिक नुकीले और अधिक क्या कह सकते हैं, तकनीकी रूप से दक्ष उपकरण थे। ठीक। बाकी आग का ज्ञान, पशुपालन का ज्ञान, बिल्कुल आग का ज्ञान था लेकिन जो उपयोग नहीं जानता था। बाकी जीवन खाना बदोशी बना, खेती नहीं जानता था। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से इनका जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा था, अर्थात जब हिमयुग का समाप्त हो रहा था तो बर्फ की चादरें पिघल रही थी, तो अन्य क्षेत्रों में भी अब मानव सभ्यता जो धीरे धीरे प्रसारित हो रही थी। ठीक है। तो ये मध्यपुरा पाषाण काल हमारा समाप्त हुआ। अभी हम उच्च पुरा पाषाण काल को आपको हो जाएगा, उसके बाद हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं, इसके लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो उच्च पुरा पाषाण काल होगा। नमस्कार।